वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, क्लास 8 की इस बुक में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3 जिसके कुछ लेक्चर हम पहले कर चुके हैं, तो आशा करता हूं कि सभी आपने देख लिए होंगे, क्योंकि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं। अगर आप सीधा इस पे आएंगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी मिसिंग हो जाएं या फिर कुछ चीज़ें आप समझने में थोड़ी सी आपको मुश्किल हो जाए। हम कुछ चीज़ें जो पहले समझा चुके हैं यहाँ पे, हालांकि उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं, लेकिन इतने अच्छे से आप उसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसी आशा के साथ कि आपने सभी लेक्चर्स देख लिए होंगे, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं कि यही जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था आपकी इस बुक का, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3 का। इसमें दो क्वेश्चंस आपके सामने थे। पहला क्वेश्चन आपका, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमारी कंट्री को जो है, बेसिकली किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत होती है, और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या फीचर्स हैं। इन क्वेश्चन से हम डील कर रहे थे, जिसमें पहले क्वेश्चन का जवाब हम बड़े अच्छे से समझ चुके हैं और दे चुके हैं, और वो चीजें आपको समझ में आई होंगी। अभी भी वही तरीका है, किताब आपके सामने होनी चाहिए, किताब आप उस पर लिखते रहिए, जहां जहां मैं बताऊं वहां वहां आपको लिख लेना है। जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही, कोई वर्ड है या कुछ भी है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर जिस लाइन का मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं, जिस लाइन को किसी और तरीके से यूज किया गया है, समझाना कुछ और चाह रहे हैं, लिखा कुछ और गया है, तो मैं उस मीनिंग को बताते जा रहा हूं। तो आपको उस चीज को अपने कॉपी पे लिख लेना, अपनी किताब पे लिख लेना कि उसका मीनिंग क्या है, ताकि आपको चीजें समझ में आए इजीली। आप उस चीज को अगली बार जब भी किताब पढ़ें तो आप आधे टाइम में, जिस टाइम में अब इसको सीख पा रहे हैं, उससे आधे टाइम में आप उसको अच्छे से कवर कर पाए, आप उसको अच्छे से सीख पाए। तो हम शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। और आज के चैप्टर में हमने देखा था कि हम पढ़ रहे थे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स जो थे उसमें हमने पहले बैकग्राउंड जानने की कोशिश की कि जो फीचर्स हैं ये क्यों हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर्स क्यों इंक्लूड किए गए हैं, हम पहले वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हमने पिछले लेक्चर में समझा। आज हम कुछ फीचर्स पे आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। पिछली जो बात क्लास में बात की गई थी उसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, ताकि आप उससे कनेक्ट कर पाए आज के लेक्चर को। तो पीछे हमने क्या क्या पढ़ा था, वो क्या रीजंस थे जिनकी वजह से आज जो हम फीचर्स पढ़ने वाले हैं वो आएंगे। फीचर्स हम आज कंप्लीट सारे नहीं कर पाएंगे, 2 फीचर्स को हम आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्या है, पहले रिकैपिचुलेट करते हैं, पुरानी चीज को दोहरा लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने ये क्वेश्चन को हम डील करने की कोशिश कर रहे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या क्या हैं। तो इसको डील करने के लिए हमने इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश की कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ये फीचर्स आए कहां से इनको हमने लिया है, कहां से इनको ग्रहण किया है। इम्बाइब करना मतलब होता है ग्रहण करना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कुछ वर्ड्स हैं, ये आपको आंसर लिखने में भी मदद करते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी वर्ड आपको कब समझ में आता है, जब आप उसकी कोई पिक्चर बना पाते हैं। कोई भी वर्ड जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक आप उसकी पिक्चर नहीं बना पाए। तो इन वर्ड्स को जब तक, जितनी बार आप दोहरा पाएंगे, जितनी बार आप मेरे साथ बोल पाएंगे, आपके अंदर ये वर्ड्स आ जाएंगे, आपके अंदर इन वर्ड्स की पिक्चर बन जाएगी, और फिर कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो ये चीजें आप अपने तरफ से सीखते रहना। हमारा काम है आपको सिखाना और आपको सीखने के लायक बनाना, ताकि आप खुद से भी इन चीजों को सीख पाए। और इसी कोशिश में हम लगे हुए हैं, और इसी कोशिश में मैं भी आपसे यही चाहूंगा कि जैसे मैं बोल रहा हूं, जहां जहां जरूरत है आपको, अगर बोल के पढ़ने की जरूरत है तो जहां जहां आपको जरूरत है वहां मेरे साथ साथ आप बोल भी सकते हैं। आप वहां बैठे बैठे बोल के भी पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसको और अच्छे से समझ पाए। आपको ये ना लगे कि ये आप क्लास में ऐसे पढ़ रहे हैं, आपको ये लगे कि आपके सामने कोई क्लास चल रही है, आपके सामने मैं खड़ा हूं और आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं, ये आपको महसूस हो। तो इसीलिए जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा आप बोल भी सकते हैं, वहां पे बोल के पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें बाद में प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल हो पाता है, तो इसीलिए मैं जिस हिसाब से बोल रहा हूं, जिन वर्ड्स को बोल रहा हूं, उन वर्ड्स को वैसे आप बोलते भी जाइए, दोहराते भी जाइए। तो इसी की शुरुआत करते हैं। तो हम पहले रिकैपिचुलेट करते हैं, इसको रिकैप करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स कैसे, कहां से ग्रहण किए, सबसे पहली चीज ये हम पढ़ रहे थे। और इसमें हमने क्या क्या देखा था कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और आज़ादी की लड़ाई जब लड़ रहे थे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अंडर जब हम थे, तो उस टाइम पे हमें मजबूर किया जाता था कि उनके जो रूल्स हैं उन्हें हम फॉलो करें, उन्हें हम ओबे करें।
हमें मजबूर किया जाता था। हमें कोई आज़ादी नहीं थी कि हम अपने रूल खुद बना सकें, हमें कोई आज़ादी नहीं थी। तो इसीलिए जो हमारे फीचर्स रहेंगे वो इसके उल्टे रहेंगे कि हमें आज़ादी हो हमारे रूल्स बनाने की। इस तरह के फीचर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। सेकंड, जो लॉन्ग एक्सपीरियंस था हमारा ऑथोरिटेरियन रूल का, उसके दौरान हमने क्या सीखा? हमने देखा कि ऑथोरिटेरियन रूल हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि ऊपर से हमारे ऊपर सिर्फ राज किया जाए, हमें भी उसमें मौका चाहिए, हर एक आदमी को उसमें मौका मिलना चाहिए। तो हमने क्या सीखा कि इंडिया में डेमोक्रेसी रूल होना चाहिए और रूल ऑफ इक्वालिटी होना चाहिए, यानी सबको बराबर की नजर से देखा जाए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो दो चीजें आई। तीसरा, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम कर रही थी, किसने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम कर रही थी, संविधान लिखने का काम कर रही थी, तो उसके सामने बहुत बड़ा टास्क था कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना। कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना हंसी मजाक नहीं होता है, पूरे सोसाइटी के आदर्शों को उसके अंदर डालना पड़ता है, क्योंकि हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि सोसाइटी के आदर्श दिखाई देते हैं, सोसाइटी का आईना होता है। तो एक पूरे इंडिया का आईना एक किताब में पिरो देना आसान नहीं था, और उसके साथ साथ उसमें उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम उसमें चल रही थी। क्या क्या थी? सबसे पहला तो डाइवर्स कंट्री, अलग अलग कम्युनिटीज थी हर जगह पे, सबके अलग अलग आदर्श थे, उनको एक किताब में रखना, कंबाइंड करके रखना, सबका आपस में मेलजोल बनाए रखना बड़ा टास्क था। इंडिया उस टाइम पे बड़ी उथल पुथल से गुजर रहा था, जैसे इंडिया में पार्टीशन तय था होना, उसके बाद प्रिंसली स्टेट डिसाइडेड नहीं कर पा रहे थे इंडिया के साथ रहना, पाकिस्तान के साथ रहना है, अलग रहना है। उसके अलावा वहाँ के लोगों की अगर हम कंडीशन देखें तो बहुत ही गरीब थे, सामाजिक आर्थिक कंडीशन जो थी, दशा जो थी इनकी, वो बड़ी खराब थी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो फीचर्स डाले, उन्हीं फीचर्स को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ है, ये जो मैंने बात बोली है, इसी चीज़ को दिखाता है कि लिस्टेड बिलो मतलब आपके पेज में नीचे दिए गए हैं, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में रखे हैं, आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हम नीचे देखने वाले हैं, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, वो की फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, वो ये हैं जो हम पढ़ेंगे आज। While reading these, इनको पढ़ते टाइम keep in mind the above mentioned concerns, दिमाग में बनाए रखें। क्या बनाए रखें? above mentioned concern, जो भी हमने कंसर्न पढ़े, कौन कौन से कंसर्न हमने पढ़े, क्या क्या पढ़ा हमने, ये सारे कंसर्न पढ़े। इन सबको दिमाग में रखना इन्हें पढ़ते टाइम, कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस टाइम पे क्या क्या कंडीशंस थी हमारे सामने। तो जब हम फीचर्स पढ़ेंगे, हमने इसको उनसे रिलेट करना है कि ये फीचर क्यों आया, किस वजह से आया, कौन सी प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करने के हमने फीचर लिया। ठीक है, तो इनको दिमाग में रखना है। कौन से कंसर्न्स? डाइवर्सिटी का, यूनिटी का, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म का। डाइवर्सिटी थी, यूनिटी हमें बना के रखनी है क्योंकि पूरा देश अलग थलग होने वाला है, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें करने, इन सब का ख्याल रखना है, तब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो जब आप फीचर पढ़ें तो इन सब फीचर्स का ध्यान रखें कि इनका ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एंड रिप्रेजेंटेशन दैट द ऑथर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वर ग्रैपलिंग विद मतलब जूझना, किसी चीज से जूझना। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन कि लोगों का रिप्रेजेंटेशन कैसे सरकार में, लोगों को कैसे सरकार में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, ये भी उनके सामने एक बड़ा टास्क था, ये भी उनके लिए चिंता का विषय था। तो ये सारी चीजें जब हम फीचर्स पढ़ेंगे आपको दिमाग में रखनी है कि आप देखेंगे कि किस तरह से यूनिटी बना के रखी गई, किस तरह से डाइवर्सिटी को भी मेंटेन किया गया, किस तरीके से हमने सामाजिक आर्थिक बदलाव भी किए, और किस तरीके से हमने लोगों को पार्टिसिपेट करने का, रिप्रेजेंट करने का मौका भी दिया, सरकार में अपना प्रतिनिधित्व चुनने का, या फिर खुद भी सरकार में आगे शामिल होने का मौका भी दिया। कैसे किया, हर फीचर के साथ आप समझते जाएंगे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेज इन विच दे ट्राई टू बैलेंस दीज कंसर्न। कोशिश करना और समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से, द वेज इन विच दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की बैलेंस करने की इन सभी कंसर्न्स को, इन सभी चिंताओं को, जो चिंताएं थी डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और रिप्रेजेंटेशन, इनको किस तरीके से
किस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश की, कि किस तरीके से अगर हम एक चीज के ऊपर ध्यान दें तो दूसरी चीज पीछे ना रह जाए। तो दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है। डाइवर्सिटी भी बना के रखनी है, हर कम्युनिटी की अपनी एक अलग पहचान बना के भी रखनी है, और हमें देश में एकता भी बना के रखनी है। तो दोनों एक साथ बैलेंस करके रखना है। तो सारी चीजें आपस में कैसे बैलेंस रहती हैं, ये जब फीचर्स पढ़ेंगे तो जो उसको पढ़ते टाइम आपको सोचना है और समझना है कि कैसे उसको मेंटेन किया गया। ठीक है, विद देयर कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया इनटू अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी। कैसे उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की? विद देयर कमिटमेंट, जो उनका कमिटमेंट था कि हम ये करके रहेंगे, जो उन्होंने अपना एम लिया हुआ था। क्या एम था? कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया, कि जो आजाद भारत होगा उसको हम बदलाव करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक मजबूत और लोकतांत्रिक समाज में बदलने का। स्ट्रॉन्ग हो पाएगा तभी यूनिटी हो पाएगी। डाइवर्स, डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो सारी चीजें एक कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे सम्मिलित किया गया, एक एक फीचर के साथ जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक हो क्या है? की फीचर्स। की फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? सबसे पहला फीचर, आज हम 2 ही फीचर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, इसको हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं संघवाद। ठीक है, फेडरल का मतलब होता है संघ। क्या होता है? संघ। संघ मतलब समूह। ठीक है, तो फेडरल क्या होता है? संघ होता है, समूह होता है। तो सबसे पहला फीचर क्या है? फेडरलिज्म, कि समूहवाद। क्यों समूहवाद? क्योंकि अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, अलग अलग कम्युनिटीज फैली हुई हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, उन सबको एक जगह पे हमें रखना है, समूह बना के रखना है। तो क्या चाहिए? हमें संघवाद चाहिए, समूहवाद चाहिए। कैसे किया देखते हैं। ये जब हम फेडरलिज्म की जब हम पॉलिटी में बात करते हैं तो इसका मीनिंग है तो संघवाद ही, लेकिन किसी और तरीके से लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? तो इसकी एग्जिस्ट जो डेफिनेशन है वो पहली लाइन में दी हुई है कि दिस रेफर्स टू existence of more than one level of government in the country. Existence of more than one level of government in the country. एक ही कंट्री में अलग अलग लेवल पे सरकार का मौजूद होना क्या होता है? फेडरलिज्म होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। भारत की सरकार है, प्रधानमंत्री है भारत में, बिल्कुल है। उसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी सरकारें हैं और राज्यों में चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में एक सेंट्रल लेवल पे सरकार है, ऊपर से राज्य की सरकार है। 2 लेवल पे सरकार हुई। तो अलग अलग लेवल पे, यानी कि एक लेवल से ज्यादा में अगर सरकार है तो हम कहेंगे वहां पे फेडरलिज्म है, वो फेडरल कंट्री कहलाएगी। क्लियर है? समझ में आया आपको फेडरलिज्म क्या होता है? तो यहां पे अगर हम देखें, अगले उसमें लिखा हुआ है इन इंडिया, भारत में अगर हम देखें, वी हैव गवर्नमेंट, सरकार, एट द स्टेट लेवल, राज्य स्तर पे भी सरकार है, एंड एट द सेंटर, सेंटर में यानी कि केंद्र में भी सरकार है, जिसको हम केंद्र सरकार बोलते हैं, जहां पे प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य सरकार जहां चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। 2 लेवल पे सरकार है। 2 लेवल की क्यों जरूरत पड़ी, इसको भी समझ लेते हैं। उसके अलावा तीसरा लेवल भी है। अगर हम ध्यान से देखें, 2 लेवल तो है, तीसरा लेवल भी है। भारत में 3 लेवल पे सरकार चलती है। तीसरा लेवल कौन सा है? पंचायती राज। गांव की भी तो सरकार होती है, गांव में क्या है? पंचायत है। पंचायती राज जिसे हमने बोला, तो पंचायती राज जिसे हम थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, यानी कि तीसरा स्तर। टीयर का मतलब आप लिख सकते हैं लेवल या स्तर। तीसरे स्तर पे जो सरकार आती है, पंचायती राज। इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपकी क्लास 6 की बुक में, कि पंचायती राज कैसे काम करती है। क्लास 6 की बुक में उसको आप पढ़ चुके हैं। तो वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आप पढ़ चुके हैं क्लास 7 में, पंचायती राज 6 में पढ़े हैं, स्टेट गवर्नमेंट 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इनके बारे में ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। एंड दिस ईयर, इस साल हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे।
तो अलग अलग लेवल को आप पढ़ते आ रहे हैं। पहले आपने गांव वाला पढ़ा, जहां पे गांव और शहर का था, फिर आपने स्टेट का पढ़ा, उसके बाद अब हम सेंटर का पढ़ेंगे। तो 3 लेवल की सरकार है हमारे यहाँ पे इंडिया में। तो क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया में ये फीचर है या नहीं है? फेडरलिज्म तो है। अब ये बनाना क्यों पड़ा? ये बनाना क्यों पड़ा फीचर? तो कंसर्न याद करो कि क्या क्या चिंताएं थी भारत की। डाइवर्सिटी कहीं देखा था आपने कि इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग जगह पे फैली हुई है? उन सब का ख्याल एक सरकार नहीं रख सकती। लोकल लेवल पे उनके ऊपर भी एक सरकार चाहिए जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का ख्याल रखे। इसीलिए हमें वहां भी सरकार की जरूरत पड़ी और इसीलिए हमें फेडरलिज्म की जरूरत पड़ी। तो इसी का रीजन देखते हैं, वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया। बहुत सारी कम्युनिटीज हैं इंडिया में, बहुत सारी। मीन्ट दैट, इसका क्या मतलब है बहुत सारी कम्युनिटी का? कि मीन्ट दैट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइज्ड दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग एट द कैपिटल ओनली। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीड टू बी डिवाइज्ड, यानी कि निकालना पड़ेगा। हमें एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट निकालना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमें लाना पड़ेगा। कैसा? दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी, कि वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का ख्याल ना रखे जो कैपिटल सिटी में, यानी कि न्यू दिल्ली में बैठे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ न्यू दिल्ली के लोगों का ख्याल नहीं रखना हमें। एंड मेकिंग डिसीजन फॉर एवरीवन। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो सबके लिए डिसीजन लेगी। कैसी सरकार चाहिए? जो सबके लिए डिसीजन लेगी। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सरकार बनी है और वही लोग सबके लिए डिसीजन ले रही। क्या अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, यहां पे दिल्ली है, ये दिल्ली की सरकार यहीं के लोगों ने बना दी, क्या ये यहां के लोगों के लिए डिसीजन ले पाएगी? उन्हें नहीं पता कि यहां के कॉन्स्टिट्यूटिव रूल क्या है। कॉन्स्टिट्यूटिव रूल क्या है? इस सोसाइटी के आइडियल्स क्या हैं? इस सोसाइटी का कल्चर क्या है? इस सोसाइटी की लैंग्वेज क्या है? यहां बैठी हुई सरकार को, यहां बैठे हुए लोगों को हो सकता है कि यहां की कम्युनिटी के बारे में इतना ना पता हो। तो एक ही सरकार जो वहां कैपिटल में बैठी हुई है वो पूरे इंडिया के लिए डिसीजन लेगी, क्या ये सही है? नहीं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे इस एरिया में भी एक सरकार बनानी पड़ेगी जो यहाँ के लोगों को अच्छे से समझ पाए, जो यहाँ के लोगों के लिए अच्छे से काम कर सके, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए काम कर सके, कि उन्हें किस तरह के कानून चाहिए, उन्हें किस तरह की व्यवस्था चाहिए, ताकि वो लोकल सरकार वहां पे उस तरह की व्यवस्था उनको दे पाए। समझ में आया क्यों फेडरलिज्म जरूरी है? तो आपको समझ में आया होगा। तो इसीलिए इंस्टेड इसके बजाय क्या है? इट वॉज इंपॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी किस चीज की? इसलिए जरूरी हो गया, इट वॉज इंपॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एक और स्तर पे सरकार बनाई जाए इन द स्टेट, राज्यों में। तो राज्यों में भी सरकार बनाना इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया, सो दैट डिसीजंस कुड बी मेड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, ताकि वो जो सरकार है, राज्य सरकार है, उस पर्टिकुलर राज्य के लिए डिसीजन ले सके। समझ में आया ये चीज क्यों जरूरी हुई? फेडरलिज्म का क्या मतलब है? तो आपको समझ में आया होगा। अब व्हाइल ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉयज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब आप लिख सकते हैं स्वायत्ता। क्या लिख सकते हैं? स्वायत्ता। ऑटोनॉमी मतलब है अपनी मर्जी से अपने काम कर सकना, उसको ऑटोनॉमी बोलते हैं, स्वायत्ता। ठीक है, आप डिसीजन खुद ले सकते हो, इसका मतलब आप ऑटोनॉमी है आपके पास। ठीक है, तो यहां पे क्या है? व्हाइल ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉयज ऑटोनॉमी, जहां पे अगर हम देखें हर एक स्टेट ऑटोनॉमी एंजॉय कर रहा है, सबके पास उसका अधिकार है कि वो कानून बना सके अपने लोगों के लिए। इतना अधिकार सभी सरकारों को दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। देन इन एक्सरसाइजिंग पावर ऑन सर्टेन इश्यूज, ठीक है, कुछ इश्यूज पे लोकल सरकार वो बना सकती है अपने कानून अलग से।
यहाँ पे हमने जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, राज्य सरकार की बात करते हैं, तो कुछ इश्यूज पे हमने उन्हें ऑटोनॉमी दी हुई है कि इन सब इश्यूज पे, कौन से इश्यूज पे अगर हम देखें तो इनको मैं कह सकता हूं लोकल इश्यूज, जो जिसको हम लोकली वो करते हैं। लोकल इश्यूज पे डिसीजन लेने के लिए हमने जो राज्य सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको आज़ादी दी हुई है, उनको ऑटोनॉमी दी हुई है कि तुम इन लोकल इश्यूज पे अपने लोगों के लिए आप डिसीजन ले सकते हो, फ्री होकर डिसीजन ले सकते हो। ये ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ नेशनल कंसर्न, लेकिन जो पूरे अगर हम देखें पूरे कंट्री के कंसर्न के हैं, वो ऐसे मुद्दे, सब्जेक्ट मतलब ऐसे विषय या ऐसे मुद्दे जो पूरे देश के लिए हैं, जो पूरे देश के लिए हैं, वैसे डिसीजन कौन लेगा? क्या वो भी राज्य सरकार लेगी? नहीं। तो वो क्या करेंगे? रिक्वायर दैट ऑल ऑफ दीज स्टेट फॉलो द लॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इन नेशनल कंसर्न, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को, सेंटर को फॉलो करना पड़ता है। क्लियर है? इसी चीज को समझे, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इंडिया है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तमिलनाडु की गवर्नमेंट बना दी, तमिलनाडु गवर्नमेंट लोकल लेवल पे, लोकल इश्यूज के लिए, लोकल इश्यूज पे अगर मैं देखूं तो तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या करेगी? तमिलनाडु गवर्नमेंट अपने रूल खुद बना सकती है, अपने लॉज खुद बना सकती है। तो यहां पे इसको ऑटोनॉमी है। लेकिन जब पूरे देश के कंबाइंड मुद्दे की बात आएगी, एक कॉमन उसकी बात आएगी जो नेशनल इशू है, वहां पे इस तमिलनाडु को सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून होगा उसे मानना पड़ेगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा। जो नेशनल कंसर्न के मुद्दे हैं उस पे इसको फॉलो करना पड़ेगा, हमारे से उसको सेंट्रल लॉज को। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट दैट डिटेल द इश्यूज। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी लिस्ट दी हुई है, लिस्ट बना के दे दी है उन इश्यूज पे, उन मुद्दों की जिन पे ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन, जिन पे हर एक लेवल की, स्तर की सरकार जिन पे कानून बना सकती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे इस तरह की अलग अलग लिस्ट बना दी और इस पे लिख दिया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह भी इस पे भी लिख दिया, और ये अलग अलग यहाँ पे मुद्दे लिख दिए कि ये मुद्दे हैं जो हमारे नेशनल इशू हैं, जिसके ऊपर पूरे देश के ऊपर एक सरकार को फैसले लेने चाहिए। तो इनके ऊपर कौन सरकार फैसला लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी सरकार लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये मुद्दे वो हैं जिनके ऊपर राज्य सरकार ले सकती है, कि इन मुद्दों के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है, क्योंकि ये पूरे उस स्टेट से रिलेटेड है, पूरे नेशन से इनका कोई लेना देना नहीं, ये पर्टिकुलर उस स्टेट के। और ये कुछ मुद्दे हैं जहां पे एक गांव से रिलेटेड है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो ये हमने पंचायत को दे दिए। ठीक है, ऐसे अलग अलग लिस्ट बनी हुई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन सी सरकार किन किन मुद्दों पे लिस्ट वो कानून बना सकती है। अगर ये लिस्ट नहीं होती तो क्या होता? नहीं तो पता चला सेंट्रल वाली सरकार हो, बार बार स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर गुस्सा करती रहती, तुमने इसके ऊपर क्यों बनाया, इसके ऊपर मुझे बनाना था कानून। या स्टेट गवर्नमेंट बार बार इससे लड़ती, नहीं ये हमारा मुद्दा है, तुम मत बनाओ। ये लड़ाई ना हो, डाइवर्सिटी बनी रहे, और डाइवर्सिटी के साथ साथ यूनिटी बनी रहे। इस वजह से पहले ही बता दिया कि इन मुद्दों पे सेंट्रल सरकार बनाएगी, इन मुद्दों पे स्टेट सरकार बनाएगी। समझ में आया आपको? अब आपको समझ में आया होगा ये चीज। इन एडिशन, इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम एंड फॉर द वर्क दैट इट डज। इसके साथ साथ संविधान ने यह भी स्पेसिफाई कर दिया है, यह भी बता दिया है कि वो जो मुद्दे हैं जिनके ऊपर कानून बनाएगी या फिर कोई भी सरकार कोई भी काम करेगी तो उसके लिए पैसा कहां से मिलेगा। तो ये पैसे वाली बात भी उन्होंने यहां पे क्लियरली लिख दी है कि कहां से किस सरकार को पैसा मिलेगा, ताकि लड़ाई ना हो। सरकार ये ना बोले कि यहां से मेरा पैसा आना था, तुमने क्यों ले लिया। पहले ही लिख दिया कि यहां से आया हुआ पैसा इसके पास जाएगा, यहां से आया हुआ पैसा इस सरकार के पास जाएगा। तो ये भी उन्होंने क्लियरली, ताकि लड़ाई ना हो, डाइवर्सिटी भी बनी रहे और यूनिटी भी बनी रहे, दोनों यहां पे बनाए रखने का काम किया। तो अंडर फेडरलिज्म स्टेट आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट,
स्टेट सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के मतलब फेडरल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट नहीं है, सिर्फ एजेंट नहीं है, ये उसके साथ साथ उनके पास अथॉरिटी भी है। कॉन्स्टिट्यूशन से उन्हें डायरेक्ट अथॉरिटी मिलती है कि वो इन मुद्दों पे कानून बना सकते हैं। ऐसा नहीं है एजेंट होगा तो क्या होगा, सेंट्रल सरकार बोलेगी तुम इन मुद्दों पे बना लो, जब वो बोल रही है कभी ये भी मना कर सकते तुम मत बनाओ। तो इसलिए सिर्फ एजेंट नहीं है, इनके पास अथॉरिटी भी है, इनके पास पावर भी है। क्यों? क्योंकि संविधान ने बोला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख दिया है कि आप इन मुद्दों पे कानून बना सकते हो, और इसके लिए आपको सरकार का, सेंट्रल सरकार का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी से बनाओ। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं ट्रू फेडरेशन, हम कह सकते हैं कि इनको यहां पे आजादी भी दी गई है, अथॉरिटी भी दी गई है संविधान ने कि आप बना सकते हो। ऑल persons in India are governed by laws and policies made by each of these level of government। तो जितने भी आदमी हैं, जितने भी व्यक्ति इस देश में रहते हैं, तो उसके ऊपर इन सारे लॉज का वो चलता है। यहाँ पे राज्य सरकार और अगर हम देखें केंद्र सरकार या पंचायती, सबके अलग अलग कानून हैं, और वो सब कानून उस पर्टिकुलर आदमी पर लागू होते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको चीजें समझ में आई। ये हमने पहला फीचर देखा जिसको हमने बोलते हैं फेडरलिज्म। अब हम दूसरा फीचर जानने की कोशिश करते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, इससे पहले आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी जब तक मैं आपको यह समझाऊं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बात कर रहा हूं तो क्या दूसरे टाइप की भी सरकार होती है? हाँ होती है। एक होती है पार्लियामेंट्री और दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल, ठीक है। पार्लियामेंट्री जहां पे पार्लियामेंट हो, हमारे यहां पे है लोकसभा, राज्यसभा, सरकारें वहीं से चलती हैं। कानून कौन बनाता है? हमारी पार्लियामेंट बनाती है। लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। तो हमारे यहां पे क्या है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। और दूसरे टाइप की क्या होती है सरकार? वो होती है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, जहां पे जो डिसीजन है वो कौन लेगा? प्रेसिडेंट लेता है। हमारे यहां पे डिसीजन पीएम लेता है, साइन प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पीएम को जनता चुनती है, प्रेसिडेंट को जनता नहीं चुनती ना, वो इनडायरेक्ट चुनाव होकर जाता है। ठीक है, तो दो तरह के सिस्टम होते हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। हमने ये चुना, क्यों चुना? क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन यानी कि जनता के प्रतिनिधि वहां पे पहुंचते हैं, जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। समझे? तो जनता कहां पार्टिसिपेट कर पा रही है? इसमें पार्टिसिपेट कर पा रही है डायरेक्टली। तो इसीलिए हमने क्या देखा था कि जनता को सरकार में पार्टिसिपेट करवाना है, तो हमने क्या चुना? पार्लियामेंट्री सिस्टम। समझ में आया क्यों चुना? तो इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू रीड, जो अलग अलग स्तर पे जो सरकार है जो हमने अभी पढ़ी, कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। उनमें क्या है? प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिनिधि, कि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे प्रतिनिधि अलग अलग सरकारों में है, अलग अलग लेवल की सरकारों में। जो किसने चुने? हमने खुद चुने। हमने खुद चुने, लोगों को मौका दिया गया कि तुम भी सरकार में पार्टिसिपेट करो, तुम उन्हें चुनो। योर क्लास 7 बुक बिगेन विद द स्टोरी ऑफ कांता। कांता की स्टोरी आपने सुनी होगी क्लास 7 में, जो लाइन में खड़ी रही वोट देने के लिए ड्यूरिंग इलेक्शन के टाइम पे वोट देने के लिए। तो ये वोट देने का अधिकार हमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ने दिया। कैसे दिया? कि हम वोट देके हमारे रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग जगह से मंत्री पद लेते हैं, सर वहां पे पार्लियामेंट में बैठते हैं और हमारे मुद्दों को वहां पे पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये हमें मिली यहां पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करता है? गारंटी करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यहां पे दूसरा क्या मुद्दा था? कि सभी लोगों को बराबरी का मौका मिले, बराबरी से पार्टिसिपेट कर पाए। तो हमने क्या चुना? हमने चुना यूनिवर्सल एडल्ट सफराज। यूनिवर्सल एडल्ट सफराज का क्या मतलब है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगर इसको हम हिंदी में लिखना चाहें तो यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, जो सबके ऊपर अप्लाई हो, यूनिवर्सल हो। एडल्ट मतलब वयस्क, जो 18 साल से ऊपर, और सफराज मतलब मताधिकार, मत देने का अधिकार। तो क्या कहेंगे? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट सफराज।
तो हमने सभी सिटीजन को क्या दिया, यूनिवर्सल एडल्ट सफराज, यानी कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सबको बराबर का अधिकार है वोट देने का। जो भी 18 साल से ऊपर है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी अगर हम कहें भाषा को बोलने वाला हो, अगर वो 18 साल से ऊपर है और भारत का नागरिक है तो उसे वोट देने का अधिकार है। तो यहां पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो पहली चीज तो ये होगी। क्यों? क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, उस टाइम पे मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, उन्हें फील हुआ, उन्हें लगा कि फ्रीडम स्ट्रगल, जो आजादी की जो लड़ाई है, इसने तैयार कर दिया है, प्रिपेयर्ड द मासेस, हमारी जनता को तैयार कर दिया है। किस चीज के लिए तैयार कर दिया है? फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफराज, कि वो वोट देके अपना एक अच्छा नेता चुन सके। उसके लिए इन्होंने जो लड़ाई चली, हमारी संघर्ष ने हमारी जनता को तैयार कर दिया है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है अब हमारी जनता, कि हमारा प्रतिनिधि कैसा होगा, हमको जो रिप्रेजेंट करेगा वो कैसा होगा, हमारा नेता कैसा होगा, इसका अधिकार जनता को दे दिया। और जनता को ये सीख कहां से मिली? हमें संघर्ष से मिली। जो हमारी संघर्ष था, तो इनको जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे तो इनको लगा कि जनता अब तैयार है वोट डालने के लिए, अपना नेता चुनने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है अब उसे सोचना पड़ेगा किसे चुने किसे ना चुने, अब वो समझ सकती है सारी चीजें, अब उसे पता है कि किसे चुनना है किसे नहीं चुनना। तो यहाँ पे जनता तैयार है, ये है। एंड दिस वुड हेल्प एनकरेज अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट। और ये जो यूनिवर्सल एडल्ट सफराज देंगे, हम सबको जब वोट डालने का अधिकार देंगे, इससे क्या होगा? इससे बढ़ावा मिलेगा। एनकरेज मतलब बढ़ावा मिलना, एनकरेज मतलब बढ़ावा, बढ़ावा मिलेगा किस चीज को? डेमोक्रेटिक माइंडसेट को, लोकतांत्रिक विचारधारा को, कि हम लोकतंत्र की तरफ बढ़ेंगे फिर इससे और अच्छे। ठीक है। एंड ब्रेक द क्लचेस ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास एंड जेंडर हायरार्कीज। ठीक है, इसको आप बोलेंगे कैसे? हायरार्कीज। ठीक है, कैसे बोलेंगे? इसको बोलने का तरीका है, पहले बोलो हाय, फिर बोलो रा, फिर बोलो कीज, हायरार्कीज। ठीक है, बीच वाला आर मत बोलना इसमें, ये वाला ये बोला नहीं जाता। तो हायरार्कीज। तो यहां पे इसने क्या किया? ये जब सबको हम वोट डालने का अधिकार देंगे तो इससे क्या होगा? एक तो लोकतांत्रिक विचारधारा बढ़ेगी, और दूसरा क्या होगा? जो ट्रेडिशनल जो माइंडसेट है ना हमारा, जो हमारा पुराने विचारधारा है, क्या कि जाति के आधार पे या फिर वर्ग के आधार पे या फिर अगर हम कहें जेंडर के आधार पे, मेल फीमेल के आधार पे, हम जो इसके जो अगर हम कहें जकड़ में जो फंसे हुए हैं, क्लचेस मतलब जकड़ हम कह सकते हैं एक तरीके से, उसमें जो फंसे हुए हैं, इससे हमें छुटकारा मिलेगा। हम इन सब चीजों से आगे बढ़ पाएंगे, सबको बराबरी पे ला पाएंगे। दिस मीन दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसका क्या मतलब है? कि भारत के लोगों को डायरेक्ट रोल मिल रहा है, डायरेक्ट उनका रोल है किसमें? अपने नेता, अपने प्रतिनिधि को चुनने का। ठीक है, ये चीज मैं समझा चुका हूं। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज और सोशल बैकग्राउंड, एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री, भारत का हर एक नागरिक, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर बैकग्राउंड, ये मायने नहीं रखता कि उसका बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है, उसको हम छोड़ दें, उसके बैकग्राउंड को छोड़ दो, कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन द इलेक्शंस। दो चीजें, पहला कि वो अपने प्रतिनिधि चुन सकता है, और दूसरा कि उसका बैकग्राउंड क्या है, किस कास्ट से, किस क्लास से, किस जेंडर से, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, वो इलेक्शन में लड़ सकता है। ही कैन कंटेस्ट, भाग लेना, कि वो खुद भी इलेक्शन में भाग ले सकता है, खुद भी नेता बन सकता है, खुद भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। यानी कि सबको बराबरी का अधिकार है। अगर तुम नेता नहीं बनना चाहते तो अपना नेता चुन लो, अगर तुम बन सकते हो तो इलेक्शन में खड़े हो जाओ, कोई नहीं रोकने वाला। सब नागरिकों को बराबर का अधिकार मिला। कहां से?
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। तो दीज रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल, और जब ये चुन के चले गए तो उसके बाद ये जिम्मेदार हैं अपने लोगों के प्रति कि उनसे जो वादा करके वो वहां गए हैं अब उन्हें वो पूरा भी करना है, नहीं तो अगली बार वो जनता उन्हें दोबारा नहीं चुनेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जिम्मेदारी भी यहाँ पे डाल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल भी बना रहे हैं इनको, अकाउंटेबल भी बना रहे हैं कि वो हमारे लोगों के प्रति जिम्मेदार रहेंगे। तो ये सर्कल चलता रहेगा, लोगों के प्रति वो जिम्मेदार हैं, 5 साल हो गए दोबारा आएंगे इनके पास वोट मांगने कि हमें फिर से चुनना। अब जनता मूर्ख नहीं है, उसको पता है कि अगर काम नहीं किया तो अगली बार नहीं चुनेंगे, अगली बार कोई दूसरा भी नेता खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। यू विल रीड मोर अबाउट व्हाई रिप्रेजेंटेशन इज क्रूशियल टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। इसके बारे में आप और भी पढ़ेंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रतिनिधित्व है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, किस लिए क्रूशियल है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में, यानी कि लोकतांत्रिक कार्यवाही में, लोकतांत्रिक फंक्शनिंग में अगर हम देखें तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम यूनिट 2 जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक स्टोरी देख लेते हैं कैसे वोट के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वोट के लिए देखो कैसे लाइन में लगे हुए हैं। तो ये जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो प्रिंसिपल है उसे अडॉप्ट किया था, तो उस टाइम पे उनमें से एक मेंबर थे जिनका नाम था श्री A.K. अय्यर। A.K. अय्यर ने उस टाइम पे रिमार्क दिया था कि जब हम ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल चुन रहे थे तब उन्होंने क्या बोला इसके बारे में, वो देख लेते हैं। विद एन एबेंडेंट फेथ इन द कॉमन मैन, कि जो कॉमन मैन है, आम नागरिक है, इसके ऊपर हमें पूरा प्रचुर मात्रा में, एबेंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत फेथ मतलब विश्वास है। एंड द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, और हमें हमारा जो लोकतांत्रिक रूल जो होगा उसके ऊपर अगर हम कहें कि ये जो सक्सेस होगा इसके ऊपर भी हमें पूरा विश्वास है। लोगों के ऊपर भी विश्वास देता है और जो डेमोक्रेसी लाना चाह रहे हैं उसके ऊपर भी विश्वास देता है कि उसके ऊपर भी हमारा पूरा विश्वास है कि ये भी सक्सेस होगा, हमारे लोगों को बराबरी का मौका मिलता रहेगा। एंड in the full belief that introduction of democratic government on the basis of adult suffrage, यानी कि जो सरकार आएगी डेमोक्रेसी के द्वारा, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी, जो एडल्ट सफराज से जो चुन के आएगी, यानी जिसके ऊपर सब लोग वोट डालेंगे, ये जो ऐसी सरकार आएगी ये विल ब्रिंग, ये क्या लेके आएगी, एनलाइटनमेंट एंड प्रमोट वेलबींग। ये दिशा निर्देश करेगी हमारी जनता का, और जनता के वेलफेयर के लिए काम करेगी, जनता की भलाई के लिए काम करेगी। ऐसी सरकार जो आएगी, ये इनका विश्वास था, ये इनका बिलीफ था। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी ये सुधारेगी जनता का। और उसके बाद द कंफर्ट एंड डिसेंट लिविंग ऑफ कॉमन मैन, उसके बाद क्या है, लिविंग, जो हमारी जो रहन सहन है उसको भी सुधारेगी जनता का। तो क्या विश्वास था इन्हें, आम आदमी पे विश्वास था कि ऐसी सरकार चुनेंगे। दूसरा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे, डेमोक्रेटिक उस पे सरकार, उस पे विश्वास था कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी वो सक्सेस होगी। और तीसरा, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी वो इन लोगों का सुधार करेगी, ये भी उसे पूरा विश्वास था। ये इसके रिमार्क्स थे। और ये फोटो जो है आपको पता लग रहा है कि वोटिंग के लिए सब खड़े हैं। तो इसी के साथ हमारे जो पहले 2 फीचर हैं खत्म होते हैं और आज की हम कुछ समरी कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फेडरलिज्म पढ़ा। फेडरलिज्म क्या होता है कि एक से ज्यादा लेवल पे गवर्नमेंट का होना, ऊपर सबसे ऊपर सेंटर है, उसके बाद स्टेट है, उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो पंचायत भी है। ठीक है, तो ये सारी सरकारें हैं अलग अलग जगह पे, 3 सरकारें अलग अलग लेवल पे। जब अलग अलग लेवल पे सरकारें होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये फेडरलिज्म होता है। तो भारत में है, बिल्कुल है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दूसरा फीचर। और इसमें क्या हुआ, यहाँ पे गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल। गवर्नमेंट किससे बनी हुई है, जो लोगों ने चुने हुए हैं प्रतिनिधि, उनसे बनी हुई है। लोग प्रतिनिधि चुनेंगे, वो सरकार बनाते हैं। ठीक है, और ये किस बेसिस पे चुने जाते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट सफराज के ऊपर। ठीक है, इसका दूसरा नाम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल एडल्ट सफराज के बेसिस पे जो गवर्नमेंट चुनी गई है, किनके द्वारा, जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो गवर्नमेंट बनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लोगों का डायरेक्ट रोल है उस सरकार को चुनने में, लोगों का डायरेक्ट रोल है सरकार को बनाने में।
कह सकते हैं हम, बिल्कुल कह सकते हैं। और जब लोगों का डायरेक्ट रोल है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दूसरा पॉइंट कि हर सिटीजन को यह भी अधिकार है कि वो खुद भी उस सरकार का पार्ट बन सकता है, यानी खुद भी वो इलेक्शन लड़ सकता है। लोग सरकार बना भी सकते हैं और सरकार में जा भी सकते हैं, दोनों अधिकार हैं, यानी कि सभी को बराबरी का मौका दिया गया है। और इसके अलावा क्या है, उसके अलावा जो सरकार में नहीं जा रहे हैं, जो सरकार बना रहे हैं, क्या किया गया, जिन भी नेताओं को उन्होंने भेजा है वो नेता उन लोगों के प्रति जिम्मेदार भी रहेंगे, ये भी हमारे संविधान में लिखा है। तो आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से, कितने सोच विचार के उन्होंने फीचर डाले हैं कि सारे जो हमारे कंसर्न थे उनको धीरे धीरे दूर करते जा रहे हैं। डाइवर्सिटी भी मेंटेन है, यूनिटी भी मेंटेन है, सारी चीजें मेंटेन है ना। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे सीखनी है। कुछ फीचर्स और बचे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए मैं आशा करता हूं कि समझ में आया होगा आपको, और इसी के साथ आज विदा लेते हैं। थैंक यू।